दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास में महा मैराथन के टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी रोजाना की तरह आपको पसंद आएगी और इस जाड़े के मौसम में अपने घरों में सुरक्षित रह के अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है, और पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन का जो कह रहा है वो ये कह रहा है मित्रों कि किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व इनमें से क्या हैं? छाया एवं प्रकाश, रेखा एवं आकृति, वर्ण एवं बनावट, रूप और स्थान। आपसे पहले ही इसमें कह दिया गया है सिर्फ दो तत्व। किसी भी संरचना के प्रमुख दो तत्व इनमें से कौन से शामिल हैं? ठीक है, पहला प्रश्न। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, कमेंट्स की शुरुआत कर दीजिए। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, आगे दूसरे को भी फॉरवर्ड करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न और उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मित्रों डी। रूप और स्थान जो होता है वो किसी भी संरचना के प्रमुख दो तत्व हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि निम्न में से कौन से माध्यम में रोगन करना जरूरी होता है? इनमें से कौन सा वो माध्यम है जिसमें क्या करना जरूरी होता है? रोगन करना जरूरी होता है। तेल माध्यम में, यानी तेल माध्यम का जो चित्रण होता है उसमें रोगन करना जरूरी होता है, या फिर टेम्परा माध्यम में, जल माध्यम में, टेम्परा माध्यम में, जल नहीं जल रंग माध्यम में, ठीक है, जल रंग माध्यम में या पेस्टल माध्यम में। तो इनमें से चित्रण का वो कौन सा माध्यम है जिसमें रोगन करना बेहद जरूरी होता है? ये हमारा प्रश्न है मित्रों आपके स्क्रीन का दूसरा, और इसका सही जवाब है आपका ए, तेल माध्यम में। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका कि वह कागज जो चित्रकला के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्या होता? चित्रकला के लिए इसमें से एक ऐसा कागज जो हम प्रयोग नहीं कर सकते या होता ही नहीं है प्रयोग। क्या उसे कार्ट्रिज पेपर कहते हैं, कैंट पेपर कहते हैं, बॉन्ड पेपर कहते हैं, या हैंडमेड पेपर कहते हैं? तो शुरू हो चुका है डेली की तरह टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला। लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा नए दोस्तों को जोड़ने के लिए। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है ये वह पेपर जिससे हम कला में चित्रण नहीं कर सकते इस्तेमाल करके। तो मित्रों उस पेपर का नाम है बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर कला के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 4 नंबर, कह रहा है इनमें से कौन से छापा चित्रण को कलमकारी भी कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, कलमकारी, कलमकारी नाम से भी जाना जाता है इसमें से एक छापा चित्रण को। क्या उसे इंटको कहते हैं, इंटेंगलियो कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, या इन सभी को हम कलमकारी कह सकते हैं? ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न? तो आराम से प्रश्नों को समझिएगा और आराम से ही अपने प्रश्नों को जब समझेंगे तब उत्तर देने में आपको आसानी होगी। तो कहना है इस प्रश्न का कि छापा चित्रण को कलमकारी भी कहा जाता है इनमें से किसे? तो इसका सही जवाब है मित्रों बी, इंटेंगलियो को। ठीक है, कई जगह कलमकारी, कई जगह आपको अगर नक्काशी शब्द आ जाए तो नक्काशी भी उसे ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है साधारण प्लास्टर पर विशेष प्लास्टर कर उतारा जाता है। साधारण जो प्लास्टर होता है, साधारण प्लास्टर, उस पर एक विशेष प्रकार का प्लास्टर चढ़ाकर उतारा जाता है किसको? चित्र को, भित्ति चित्र को, मूर्ति नक्काशी को, या चित्र का रेखांकन? समझ में आ गया प्रश्न? फिर से एक बार ध्यान से प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक साधारण प्लास्टर जो होता है, उस साधारण प्लास्टर पर एक विशेष प्रकार का प्लास्टर होता है। वो विशेष प्रकार का प्लास्टर जो है उसका आपका नाम मैं बता दे रहा हूँ क्या है। उसका नाम है आरिका कातो। क्या नाम है? आरिका कातो। उस विशेष प्लास्टर का नाम है आरिका कातो।
उस पे जो है क्या किया जाता है, उसी पे चढ़ाया जाता है, मतलब उतारा जाता है, उकेरा जाता है, चढ़ाया जाता है, क्या, इनमें से क्या करके। ठीक है, तो मित्रों उसका सही जवाब है चित्र का रेखांकन। साधारण जो प्लास्टर है, साधारण प्लास्टर, उस पर विशेष प्रकार का आरिका कातो नाम का एक प्लास्टर है जिसे चढ़ाया जाता है, जिससे चित्र का रेखांकन उतारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 6 नंबर। निम्न में से किसके द्वारा उत्कीर्णन कार्य पूरा होता है? उत्कीर्णन का जो कार्य होता है वो पूरा हो जाता है चित्रकार के द्वारा, मूर्तिकार के द्वारा, वास्तुकार के द्वारा या संगीतकार के द्वारा। चित्रकारी कह रहे हैं, उत्कीर्णन, उत्कीर्णन का जो कार्य पूरा हो जाता है, तो इसमें से कौन से तरह के, यानी किस तरह के कलाकार कह लीजिए, किस तरह के कलाकार के द्वारा जो है उत्कीर्णन का कार्य हम पूरा कर लेंगे? तो मित्रों इसका सही जवाब है उत्कीर्णन कार्य जो है वो एक मूर्तिकार के द्वारा हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपका टीजीटी में पूछा जा चुका है 2 बार, एक बार 2005 में और दूसरी बार 2011 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का देखिए, कह रहा है 7 नंबर। प्रश्न का कहना है मित्रों 210 गुणे 297 मिलीमीटर, इनमें से कौन से कागज का वास्तविक माप है? कागज का वास्तविक माप जो है वो है 210 से 297 मिलीमीटर। तो क्या वो A4 कागज का वास्तविक माप है, A3 कागज का वास्तविक माप है, A5 कागज का वास्तविक माप है या A0 कागज का वास्तविक माप है? ठीक है, तो इसमें से वह कागज जिसका वास्तविक माप 210 गुणे 297 है, यह हमारा 7वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है हमारे मित्र A4 कागज का जो माप होता है वो 210 गुणे 297 मिलीमीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस पे हम लोग फॉर्म वगैरह प्रिंट आउट करवाते हैं वो A4 साइज पे ही होता है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन से फलक पर किया गया कार्य उत्कीर्णन कहलाता है? मतलब उत्कीर्णन एक तरह से परिभाषा कह लीजिए, उत्कीर्णन का जो कार्य करते हैं वो कौन से फलक पर किया जाता है जिसे हम उत्कीर्णन करते हैं, वास्तविक मायने में उत्कीर्णन कहते हैं। तो क्या पत्थर पर किया गया कार्य उत्कीर्णन कहलाता है, चट्टान पर, धातु पर या इन सभी पर? तो यह है आपका 8वां प्रश्न। मित्र हमारे लाइक और शेयर के साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए, तब जाके आपको समझ में आएंगे प्रश्न। इस तरह से हवाई में अगर आप पढ़ते होंगे तो ये आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। जब कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो 8वां प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है यह सभी उत्कीर्णन कहलाता है। कौन से फलक पर कार्य करना? पत्थर पर, चट्टान पर, धातु पर, इसके अलावा काष्ठ पर। ठीक है, इन सब पे जो फलक पे जो उकेरा जाता है मूर्तिकार के द्वारा वही कहलाता है उत्कीर्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न संख्या 9 का कहना है इनमें से किताब के देखिएगा, ये एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया, इसको हटा दीजिए। कह रहा है कि इनमें से किताब के कौन से हिस्से को क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? स्पाइन। किताब जो होता है, किताब एक तरह से मान लीजिए इस तरह का फॉर्मेट मैंने किताब का बना दिया, ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे मिला दिया और मेरे ख्याल से ऐसे अगर इस तरह से कर दिया जाए, किताब का एक हिस्सा मान लीजिए इस तरह बंडल की तरह होता है ना, थोड़ा सा चित्रकारी में क्लियरेंस नहीं हो रहा है इस तरह के पेन बनाने से, तो अगर हाथ से सही से बनेगा तो बढ़िया से बनता है। तो किताब के कौन से हिस्से को स्पाइन कहा जाता है? मुख्य पृष्ठ जो होता है ऊपर का उसे, या उसके अगले भाग का जो हिस्सा होता है, बंद करने के बाद जो अगला भाग होता है उसका, या बंद करने के बाद जो पिछला भाग दिखाई देता है उसका, या यह सभी। स्पाइन किताब के कौन से हिस्से को कहा गया? तो मित्रों स्पाइन जो होता है वो पिछले सिरे को, पीछे जो बाइंडिंग करवाया जाता है, तो पीछे जो सिलाई होती है बाइंडिंग का मोटी वाली हिस्सा, उसको पिछले सिरे को जब मोटाई होता है
उससे हम लोग स्पाइन कहते हैं। ये प्रश्न 2013 में पूछा जा चुका है, टीजीटी 2013। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये है प्रश्न संख्या 10। वाल किताब के कौन से भाग को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, वाल, यहाँ वाल का आशय दीवार से मत समझिए, वाल मीन्स दीवार भी होता है, लेकिन यहाँ वाल का आशय हमको किताब के से समझना है कि वाल किताब के कौन से भाग को, कौन से हिस्से को कहा जाता है? लंबाई को, मोटाई को, चौड़ाई को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वाल किताब के कौन से भाग को कहा गया या कौन से भाग का नाम है वाल, यह हमारा 10वां प्रश्न है। कमेंट्स करते रहिए फटाफट हमारे उत्तर से पहले। और इसका सही जवाब है मित्रों बी, किताब की जो मोटाई होती है, जब किताब की अगर मोटाई को हम जो है कहते हैं वाल, अगर कहे किताब के अगले भाग को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं फोर एज। ठीक है, और मान लीजिए किताब के पृष्ठों को एक साथ लगाकर जो सिलाई हम लोग काटते हैं या बांधते हैं, बाइंडिंग कहते हैं, उसको स्टिचिंग कहते हैं। तो ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सब प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कह रहा है इनमें से कौन से रंग को मोनोक्रोमेटिक कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक, इनमें से कौन सा रंग है जिसे हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं? ठीक है, यह है आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का। फटाफट कमेंट्स करते रहिएगा लाइक शेयर के साथ। मित्रों, बहुत शानदार प्रश्न है आज का। मैं चाहता हूं कि आप बेस्ट करें और पूरा ऊपर तक, आखिरी तक मतलब देखें। एक वर्णीय रंग को कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, बहुवर्णीय रंग को कहते हैं, वर्ण शून्य को कहते हैं, या किसी को नहीं। तो मोनोक्रोमेटिक, अब मैं आपको बता दूं, मोनोक्रोमेटिक इंग्लिश नाम है, मतलब इंग्लिश का हिंदी किया गया है। मतलब इंग्लिश को अगर मोनोक्रोमेटिक पढ़ेंगे तो उसी को मैंने हिंदी में बस कर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस। ठीक है, वैसे आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, कन्फ्यूजन तो क्लियर हो ही जाता है, आप कर लेते हैं खुद, लेकिन फिर भी जो नए हैं वो भी जान लें। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है मित्रों वो हो जाएगा ए, एक वर्णीय रंग को हम कहते हैं इंग्लिश में मोनोक्रोमेटिक। एक वर्णीय या कहीं कहीं लिखा होगा एक रंग, एक वर्णीय या एक रंग, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसे ही कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, दोनों क्लियर हो जाएगा। मोनोक्रोमेटिक में कौन से दो रंग शामिल होते हैं? जो मोनोक्रोमेटिक है, जिसे हम हिंदी में एक वर्णीय या एक रंग कहते हैं, उसमें दो रंग शामिल होते हैं। तो वो रंग क्या? नीला और पीला है, काला और सफेद है, सॉरी काला और लाल है, लाल और पीला है, या काला और सफेद है। तो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला, आप हैं इस समय 12वें प्रश्न पे। लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे टीम को जोड़िए में, आपका ही हेल्प है, आप ही हमारे टीम के सब कुछ है। बस ये बता दीजिए, हम तो बस एक जरिया है आपको क्वेश्चन पहुंचाने का, लेकिन हमारे टीम की मजबूती हमारे सभी सब्सक्राइबर हैं, मेल फीमेल। तो नए और पुरानों के साथ आप सभी का स्वागत है। और इस 12वें प्रश्न का सही जवाब है डी, सफ़ेद और काला जो रंग होता है ना, मात्र जो सफ़ेद और सिर्फ काला और सफ़ेद, उस सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा जो चित्र होता है उसे हम एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तब उत्तर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि विज्ञापन के आधुनिक पितामह, आधुनिक शब्द इस्तेमाल किया गया है, विज्ञापन के आधुनिक पितामह इनमें से कौन कहे जाते हैं? डेविड ओगेलवी, एल्बर्ट डेविड लास्कर, प्रहलाद कक्कड़, या प्रसून जोशी। विज्ञापन के आधुनिक पितामह इनमें से कौन कहे जाते हैं? देखिएगा, आधुनिक पितामह, द फादर ऑफ द, मतलब द फादर ऑफ मॉडर्न एडवाइजिंग, जो कहते हैं एडवाइजिंग किया जाता है ना, तो फादर ऑफ मॉडर्न की बात कर रहा है, फादर ऑफ मॉडर्न शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आधुनिक पितामह कौन कहे जाते हैं? तो मित्रों, आधुनिक पितामह जो है वो एडवर्ड डेविड लास्कर कहे जाते हैं। विज्ञापन के आधुनिक पितामह एडवर्ड डेविस, डेविड हो गया है, डेविस है, डेविस स है, ठीक है, डेविस लास्कर कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक के बजाय सिर्फ ये पूछे कि विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है, तो विज्ञापन के जो सिर्फ पितामह अगर पूछता है विज्ञापन के, तो उसका हो जाएगा आपका डेविड ओल्गिवी,
लेकिन अगर आधुनिक पूछता है तो एल्बर्ट डेविस है, डेविड नहीं है, डेविस लास्कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि त्रिआयामी अंतराल को प्रभावित करने वाली कितनी विधियां हैं। जो त्रिआयामी अंतराल हैं उनको प्रभावित करने वाली विधियां कितनी हैं, मतलब विधियों की जो संख्या है वो कितनी है। 3 है विधियां त्रिआयामी अंतराल को प्रभावित करने वाली, 4 विधियां हैं, 6 विधियां हैं या 2 विधियां हैं। ठीक है, त्रिआयामी, द्विआयामी नहीं, त्रिआयामी। आपने पढ़ा भी होगा द्विआयामी अंतराल में गहराई का विचार करने पर त्रिआयामी अंतराल की दृष्टि से हो जाती है, उसे ही परिप्रेक्ष्य अंतराल कहते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि त्रिआयामी अंतराल को प्रभावित करने वाली टोटल विधियां कितनी हैं, तो मित्रों उसकी टोटल विधियां हैं 6 विधियां हैं जो त्रिआयामी अंतराल को प्रभावित करती हैं। विकर्ण संयोजन, अपराच्छद, एक है विकर्ण संयोजन, दूसरा है अपराच्छादित तल, तीसरा है आकार भिन्नता, चौथा है छाया प्रकाश, पांचवा है वायुमंडलीय प्रभाव और छठवा है ज्यामितिक रूप योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और 15वां प्रश्न कह रहा है कि कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग कौन से कला आंदोलन के द्वारा किया गया। कोलाज माध्यम, प्रश्न है कोलाज माध्यम का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रयोग कौन से कला आंदोलन के द्वारा किया गया। घनवाद के, दादावाद के, यथार्थवाद के या नवपर। मतलब इसमें जो कला आंदोलन लिखा है इस कला आंदोलन का कोई एक क्या होगा, एक कह लीजिए या दो हो लीजिए, कोई एक या दो कलाकार होगा, यानी इस वाद का कोई एक कलाकार होगा या दो कलाकार हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मे बी कंफर्म नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन इस वाद का कोई कलाकार हो सकता है, वो भी पाश्चात्य का, ये भी मैं बता दे रहा हूं, पाश्चात्य का वो कलाकार है जिसने सबसे पहले कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन से वाद के कलाकार थे। तो यहां कलाकार को नहीं पूछ रहा है, यहां वाद पूछ रहा है कला आंदोलन का। ठीक है, तो मित्रों ये 15वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है घनवाद के। कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग कौन से कला आंदोलन के द्वारा किया गया, घनवाद के। अब घनवाद में जो भी कलाकार आते हैं तो उसमें से कुछ कलाकार हैं तो उनका जिक्र अभी अगले प्रश्न में आगे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कोलाज चित्रण का माध्यम है। कोलाज चित्रण का जो माध्यम है वो कागज की कतरन है, कपड़े का कतरन है, दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो यह है आपका 16वां प्रश्न। आप काफी करीब चल रहे हैं धीरे धीरे फाइनल सबमिट के। टॉप 30 प्रश्नों की सुपर मैराथन जो डेली रात 8 बजे आपको दी जाती है, ये हमारे नए सब्सक्राइबर के लिए ये न्यूज़ दिया जाता है बीच बीच में कि 8 बजे ये क्लास डेली चलती है। तो कोलाज चित्रण का जो माध्यम है इसमें से वो ये दोनों ही है, कागज की कतरन को और कपड़े की कतरन से चिपका कर बनाने जाने वाला कला कोलाज माध्यम कहलाता है। सभी आपको पता है, कोई बताने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, बस एक रिवीजन अनुभव हो रहा है हमारा, प्रैक्टिस। 17 नंबर प्रश्न का कहना है कि पाब्लो पिकासो द्वारा कोलाज माध्यम में बनाया गया इनमें से कौन सा चित्र है। आपके उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। पहले घनवाद में कोलाज का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कलाकार अगर आपसे पूछता है तो वो है पाब्लो पिकासो। एक और है, उनके बारे में अभी आगे प्रश्न एक आएगा तो हम जिक्र कर देंगे। ठीक है, पाब्लो पिकासो इसलिए नहीं जिक्र करें कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए वहीं मैं बताऊंगा। तो पाब्लो पिकासो भी कोलाज माध्यम के घनवाद में प्रयोग करने वाले हैं। उसके अलावा एक और है, तो यहां कह रहा है कि पिकासो द्वारा कोलाज माध्यम में बनाया गया इनमें से कौन सा चित्र है। पाइप पीता हुआ लड़का, 3 संगीतज्ञ, एवाग्नियों की सुंदरियां या समाचार पत्र। इसमें से कौन सा चित्र है पाब्लो पिकासो का माध्यम कोलाज। 17वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है डी, समाचार पत्र। पाब्लो पिकासो ने समाचार पत्र नामक चित्र बनाया 1914 में। इस चित्र को उन्होंने 1914 में बनाया है और ये कोलाज माध्यम में बनाया गया चित्र है। इसके अलावा और भी चित्र हैं, खोपड़ी है, गिटार है, आराम कुर्सी पर बैठी महिला है, वायलिन है, ये सब पिकासो के कोलाज माध्यम के चित्र है
ये भी याद रखिएगा जो मैंने बताया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, वादक इनमें से कौन से पाश्चात्य कलाकार का कोलाज माध्यम का चित्र है? अब देखिए, अब इसी प्रश्न से एक और कलाकार आपका शामिल हो जाएगा जिसने कोलाज माध्यम में उसके अलावा कार्य किया, जिसका कोलाज का बना ये चित्र है वादक। वादक एक पाश्चात्य कलाकार का बनाया हुआ कोलाज माध्यम का चित्र है, तो क्या उनका नाम पाब्लो पिकासो है? ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका जिक्र मैंने ऊपर ही कर दिया है कि उनका इसमें से ऐसा कोई चित्र नहीं है। तो क्या जॉर्ज ब्राक का है, पॉल सेजा का है या वान गाग का है? तो इनमें से तब तीन में से कौन है जो वादक नामक चित्र बनाया और वो भी कोलाज माध्यम में? तो शानदार प्रश्न है, शानदार और सुपर सुपर टॉप 30 प्रश्न है आपके, बस याद रखिएगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इसलिए पूरी वीडियो को देखा करिएगा। 18वां प्रश्न जो है उसका सही जवाब है मित्रों जॉर्ज ब्राक। तो अब क्लियर हो गया आपका प्रश्न। घनवाद में पाश्चात्य कलाकार कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग किया गया घनवाद में, यह प्रश्न मैंने पढ़ा दिया। फिर पूछे कि घनवाद में कौन से कलाकार हैं जो कोलाज माध्यम में प्रयोग किया, तो पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक हैं। उनके चित्र के बारे में मैंने बता दिया और इनका एक चित्र है ये, इन्होंने 1918 में इस चित्र को बनाया था। ठीक है, कोलाज माध्यम में। चलिए, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 का कहना है, मोन्टेज चित्रण पद्धति इनमें से क्या कहलाती है? मोन्टेज चित्रण पद्धति, जो मोन्टेज है ये एक चित्रण पद्धति है, तो वो इनमें से क्या कह रहा है, यानी कौन से चित्रण को हम मोन्टेज चित्रण पद्धति कहेंगे? कई तस्वीरों का आग्रह संग्रह, या कह लीजिए एकल सचित्र संरचना, या अगर इसकी जगह पे आ जाए तभी भी कहिए, या कई तस्वीरों का संग्रह, इसको कहते हैं मोन्टेज। या एकल तस्वीर सिर्फ, मतलब सिर्फ एक तस्वीर को मोन्टेज चित्रण पद्धति कहते हैं। या कोलाज वाला तस्वीर जो बनता है, मतलब कोलाज के माध्यम से जो बनता है उसको मोन्टेज कहते हैं। या इन सभी पद्धतियों को एक मोन्टेज पद्धति नाम रखा गया है। सभी पद्धतियों को मतलब मिलाकर, मतलब इन तीनों को मिलाकर मोन्टेज रखा गया है, या फिर सिर्फ एक ही इसमें से किसी हिस्से को मोन्टेज कहते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है और इसका सही जवाब है मित्र ए, कई तस्वीरों का संग्रह या डिजाइन जब जोड़कर एकल सचित्र संरचना कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं मोन्टेज। सब ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कला में, बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 20 नंबर, कह रहा है कि फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? किससे? फोटो की कतरन, कॉमन पॉइंट हमारा है, फोटो की कतरन से जो चित्र बनता है वो मोन्टेज कहलाता है, क्रॉपिंग कहलाता है, कोलाज कहलाता है, या पेपर कोले कहलाता है। ठीक है, ये पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये वाला, कि फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है। तो लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ते रहिए अपने प्रश्न को। और 20वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है। 30 प्रश्नों की संग्रह में 20 हमने कंप्लीट किया आज 20वां प्रश्न का उत्तर देते हुए, और इसका सही जवाब है आपका सी, इसको भी कोलाजी कहते हैं। मतलब कागज का कतरन, कपड़े का कतरन और फोटो की कतरन अगर भी है तो उसे भी हम कोलाजी कहेंगे। फोटो का कतरन याद रखिएगा। फोटो का कतरन मतलब ये नहीं हुआ कि फोटो को कई हिस्से में टुकड़े में काट दिए उसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे मित्र। फोटो का कतरन मतलब देखते हैं ना कभी कभी पेपरों में खूब बढ़िया फोटो बना होता है तो उसको क्या करते हैं लोग, उसको इसे काट लेते हैं, खूब बढ़िया से काट के लगा के चिपकाते हैं, उसी को कहेंगे फोटो कतरन, वो है कहने का मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन क्या कह रहा है, एक अच्छा संयोजन कौन से कला का महत्वपूर्ण घटक होता है? एक अच्छा संयोजन इनमें से कौन से कला का महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट घटक होता है? मूर्ति कला का महत्वपूर्ण घटक होता है एक अच्छा संयोजन, वास्तुकला का घटक होता है एक अच्छा संयोजन, संगीत कला का घटक होता है एक अच्छा संयोजन, या चित्रकला का एक अच्छा मतलब घटक होता है एक अच्छा संयोजन। तो कौन सी कला का एक महत्वपूर्ण घटक होता है एक अच्छा संयोजन? यह है हमारा 21वां प्रश्न, और इसका सही जवाब है मित्रों चित्रकला का। चित्रकला का एक महत्वपूर्ण घटक होता है क्या? एक अच्छा संयोजन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में इनमें से किन का महत्व है? परिप्रेक्ष्य का जो सिद्धांत है, परिप्रेक्ष्य का, परिप्रेक्ष्य
परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में इनमें से यानी इन चारों ऑप्शनों में से किन का महत्व है? दूरी का, प्रकाश का, रंग का या इन सभी का? समझ में आया प्रश्न? ठीक है। परिप्रेक्ष्य शब्द है, परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में इनमें से किन का महत्व दिया गया है परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में? तो यह है हमारा प्रश्न संख्या 22 और 22वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मित्रों आपका डी। दूरी का भी, प्रकाश का भी, रंग का भी, एक दो और आपको मिलेंगे जैसे कि बिंदु और क्षितिज रेखा का भी। ठीक है, इन सब का जो है परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में महत्व दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा। कॉमन पॉइंट देखिएगा, एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा। दूर की वस्तु को छोटा किसमें? एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा, दूर की वस्तु को छोटा दिखाने के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य, अंतराल, वर्ण विधान या यह सभी? समझ में आ गया प्रश्न? तो एक चित्र में नजदीक की वस्तु को हमको बड़ा दिखाना है और दूर की वस्तु को हमको छोटा दिखाना है, तो इस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? तो मित्रों उसको कहेंगे परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाता है, जो कि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 24 नंबर। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कौन सी पत्रिका का मकसद भाषा को विकसित करना था? बहुत ही अंदर का प्रश्न है और बहुत ही मजा हुआ प्रश्न है, और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर एकदम केयरफुली और ध्यान से दीजिएगा। प्रश्न का क्या कहना है? सामाजिक और सांस्कृतिक, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से इनमें से कौन सी पत्रिका का मकसद क्या करना है? भाषा का विकास करना कह लीजिए, या भाषा को विकसित करना था उस पत्रिका का मकसद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मजा हुआ प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि इसको ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, जहन में। ठीक है। क्या रंग प्रसंग पत्रिका का मकसद था ऐसा? कला दीर्घा पत्रिका का, मार्ग पत्रिका का या कला वार्ता पत्रिका का? किसका मकसद था सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भाषा को विकसित करना? तो यह है आपका 24वां प्रश्न और इसका सही जवाब है मित्रों सी, मार्ग पत्रिका का। मार्ग पत्रिका का यह मकसद था सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भाषा को विकसित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है ताकि कंफ्यूजन ना हो। मार्ग पत्रिका की स्थापना मुल्क राज आनंद ने किस वर्ष में किया? तो पहला प्रश्न हो गया जो ऊपर पढ़ा था आपने, तो मार्ग पत्रिका, उसका आंसर आपको मिल गया किसने किया उसका स्थापना या किसने प्रकाशित किया? मुल्क राज आनंद ने। सवाल है हमारा कौन से वर्ष? ठीक है, सभी चीजें एक साथ मिल गई। मार्ग पत्रिका के संपादन किसने किया अगर पूछता है तो मुल्क राज आनंद। ऊपर जो प्रश्न सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पढ़ाया था वो आपको मिल ही गया। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये, तो ये आपको बताना है 1944 में हुआ था या 1946 में, 1948 में या 1952 में। कौन से साल मार्ग पत्रिका का स्थापना मुल्कराज आनंद के द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है 25वें का वो हो जाएगा आपका बी, 1946 में। ठीक है, तो तीनों चारों क्लियर हो गए आपकी बातें उसमें, एक ही प्रश्न 2 प्रश्न के साथ। 26 नंबर प्रश्न का कहना है कि ललित कला अकादमी की हिंदी पत्रिका समकालीन कला। ध्यान से देखिएगा, ललित कला अकादमी की एक हिंदी पत्रिका है जिसका नाम है समकालीन कला। तो 2 चीजें याद रखिएगा, वो एक हिंदी पत्रिका है और ललित कला अकादमी की है, समकालीन कला उसका नाम है। लेकिन यहाँ जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि के अतिथि संपादक रहे, मतलब ललित कला अकादमी जो एक हिंदी पत्रिका है जिसका नाम है समकालीन कला, उसके अतिथि गेस्ट संपादक के रूप में किसे जाने जाता है? मुल्क राज आनंद को, विनोद भारद्वाज को, आनंद कृष्ण को या प्रयाग शुक्ल को?
ठीक है, तो सभी चीजें क्लियर हो गई एक लाइन में कि ललित कला अकादमी की पत्रिका है जो है समकालीन कला, जिसको हिंदी पत्रिका कहते हैं, यानी वो एक हिंदी पत्रिका है। और उसके अतिथि संपादक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो मित्रों, प्रयाग शुक्ल को हम अतिथि संपादक के रूप में उसके जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दिमाग में एकदम बैठा के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन से इसी से रिलेटेड है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का कहना है आपके मित्र कि इसमें से कौन सी पत्रिका में पैग ग्रुप के कार्य पर इकोले डी पेरिस, ध्यान से देखिएगा, पैग ग्रुप के यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कार्य पर इकोले डी पेरिस के व्यापक प्रभाव के विषय में महत्वपूर्ण लेख शामिल है। बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे देखने में इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस प्रश्न को आपको देना मैंने जरूरी समझा। क्या प्रश्न कहा गया है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग ग्रुप के कार्य पर इकोले डी पेरिस के व्यापक प्रभाव के विषय में महत्वपूर्ण लेख शामिल है। इसमें से कौन से पत्रिका में? कांट्रा पत्रिका में, मार्ग पत्रिका में, रंग प्रसंग पत्रिका में या समकालीन पत्रिका में? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इको डे पेरिस याद रखिएगा, इकोले डी पेरिस, ये बात याद रखिएगा अपने दिमाग में, ग्रुप के कार्य पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है 27वां और इसका सही जवाब है कांट्रा पत्रिका में पैग ग्रुप के कार्य पर इकोले डे पेरिस व्यापक प्रभाव के विषय में एक महत्वपूर्ण लेख शामिल है। और आपको पता ही है कि कांट्रा पत्रिका का संपादक किसने किया था? जगदीश स्वामीनाथन ने, यानी जे स्वामीनाथन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 28 नंबर, कह रहा है कि कला दीर्घा पत्रिका का पहला प्रकाशन किस शहर में हुआ? कला दीर्घा पत्रिका, ठीक है, इसका पहला यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रकाशन हुआ कौन से शहर में किया गया? मुंबई में किया गया, दिल्ली में किया गया, लखनऊ में किया गया या आपके बेंगलुरु में किया गया? कला दीर्घा पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले कौन से शहर में हुआ था? ये आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। ठीक है, तो मित्रों फटाफट कमेंट्स लाइक के साथ फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ जाइए अब, क्योंकि फाइनल सबमिट थोड़ी देर में होने वाला है। ये 28वां प्रश्न है और हमारे 28वें प्रश्न का जो कहना है इसका सही जवाब है सी, लखनऊ से। कला दीर्घा पत्रिका का पहला प्रकाशन लखनऊ से हुआ है। अगर पूछे किस सन में तो सन 2000 में। किसमें? सन 2000 में पहला प्रकाशन लखनऊ से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न का कहना है इनमें से कौन सी कला पत्रिका के प्रारंभिक कुछ अंकों के, यानी उस कला पत्रिका के आरंभिक के कुछ अंकों के अतिथि संपादक जो थे वो कौन थे? प्रयाग शुक्ल थे। ध्यान से देखिएगा, इनमें से वह पत्रिका जिसके शुरुआती कुछ अंकों के जो अतिथि यानी गेस्ट संपादक थे, अतिथि, वो प्रयाग शुक्ल थे। ठीक है, कला प्रयोजन के, समकालीन कला के, मार्ग पत्रिका के या कला दीर्घा के, इन चारों पत्रिकाओं में कौन से पत्रिका के शुरुआती कुछ अंकों के जो अतिथि थे वो प्रयाग शुक्ल थे? ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो मित्रों अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में बात होगा अपनी, तो मैंने शायद पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न, थोड़ा सा उसको घुमा के मैंने पढ़ाया है और उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समकालीन कला पत्रिका। मैंने ऊपर भी एक प्रश्न इस तरह से पूछा था कि उसमें क्या पूछा था? उसमें उनका नाम पूछ दिया था और इसमें क्या पूछा है? पत्रिका ही का नाम पूछ दिया है। बस यही तो टेक्निक है एग्जामिनर के पूछने का, बस ध्यान आपको रखना है। और वीडियो का आखिरी प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न के साथ फाइनल सबमिट होंगे हम लोग। आज का ये 30 प्रश्न कह रहा है, 30वां प्रश्न, कला दीर्घा पत्रिका प्रत्येक वर्ष कौन से महीने में प्रकाशित होती है? कला दीर्घा पत्रिका प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष कौन से महीने में उसका प्रकाशन किया जाता है? जुलाई में, दिसंबर में, मार्च में या अप्रैल में? ठीक है, कला दीर्घा पत्रिका जिसके बारे में भी आपने ऊपर पढ़ा कि इसका पहला, इस पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ शहर में हुआ था सन 2000 में, मैंने बताया आपको। लेकिन अब पूछ रहा है कि यह पत्रिका हर वर्ष कौन से महीने में प्रकाशित होती है? जुलाई में, दिसंबर में, मार्च में या अप्रैल में? तो मित्रों यह है हमारा 30वां प्रश्न
और मुझे पता है कि टॉप 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला आपकी फाइनल सबमिट कमेंट आ गए होंगे मेरे उत्तर से पहले। इसका सही जवाब है डी, अप्रैल में। ठीक है, कला दीर्घा पत्रिका प्रत्येक वर्ष कौन से महीने प्रकाशित होती है? अप्रैल में। और एक और महीना है उसके अलावा, अप्रैल के अलावा क्या है? अक्टूबर। क्या है? अक्टूबर। अप्रैल अक्टूबर 2 महीने हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा वो आप ले सकते हैं। अगर दोनों आता है तो दोनों का ऑप्शन बनाएगा कि दोनों ही या इनमें से कोई एक या एक। ठीक है, तो याद रखिएगा अप्रैल और अक्टूबर में। और जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि लखनऊ में 2000 में प्रकाशित हुआ था, प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो वो अक्टूबर के महीने में ही हुआ था। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और अप्रैल में कह लीजिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो उसमें बताए गए कुछ अच्छे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का करिए इंतजार, उसमें भी मिलेंगे बेहतरीन प्रश्न। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।